तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो हूं वो आपके लिए नोट्स लाया हूं क्लास 10th का सोशल साइंस का यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका सत्ता की साझेदारी। इसके जो है मैं आपके लिए नोट्स यहाँ पर आज लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसके फुल चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए और तभी जो है आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप जो है नोट्स देख सकते हैं और मैं इन नोट्स को जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन से जो है आप इसको डाउनलोड कर लेना PDF को, उसके बाद जो है आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहली बार जो सिलेबस आया है, मैं सिलेबस जो भी आपके नोट्स लेकर आया हूँ वो है बेस्ड ऑन डिलीटेड सिलेबस, यानी जो भी आपका इस साल रिड्यूस हुआ है सिलेबस, यानी ये नोट केवल 2020-2021 के लिए है क्योंकि ये जो है डिलीटेड सिलेबस पर बेस्ड है। और हाँ गाइस, डिलीटेड सिलेबस से अगर आपने अभी भी जो है डिलीटेड सिलेबस नहीं देखा है SST का, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने नोट्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि है बेल्जियम के बारे में। तो यूरोप का एक छोटा सा देश जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है, यानी बेल्जियम के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी यूरोप एक द्वीप है, उसका एक छोटा सा देश है जो कितना, जिसकी क्षेत्रफल कितना है, यानी जो कितना जगह में हरियाणा से भी छोटा है, यानी हमारे हरियाणा से भी छोटा देश है ये साइज़ की बात की जाए इसके। और उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है बेल्जियम के पड़ोसी देश, यानी बेल्जियम के कौन कौन से जो हैं वो पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, यानी ये 4 देश जो हैं वो पड़ोसी देश हैं बेल्जियम के। बेल्जियम की आबादी, यानी बेल्जियम की आबादी कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है वैसे तो बेल्जियम की आबादी, लेकिन हम इसे एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि हरियाणा की, जो हमारे राज्य हरियाणा है उसकी आबादी के आधी है, यानी हरियाणा की अगर 2 करोड़ है तो इसकी कितनी है, 1 करोड़, यानी हरियाणा की आबादी से हाफ है इसकी जो आबादी है। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत, यानी बेल्जियम में जो है अलग अलग विविधताएं, अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग भाषाएं भी बोलते होंगे। तो यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग कितने थे, 59%, यानी 59% जो थे वो डच भाषा बोलते थे। उसके बाद फ्रेंच 40%, यानी फ्रेंच जो भाषा बोली जाती थी देश में वो 40% लोग बोलते थे। उसके बाद जो 1% बचा वो जर्मन भाषी लोगों का था, जहाँ पर जो है जर्मनी भाषा बोली जाती थी, यानी वो लोग जो थे वो जर्मन बोलते थे। उसके बाद यहाँ पर एक और ब्रुसेल्स की बात आती है कि ब्रुसेल्स क्या थी, तो ब्रुसेल्स क्या थी, बेल्जियम की राजधानी, यानी बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। और इसके लिए लेकर जो है दोनों समूह के बीच टकराव बढ़ा था, यानी किस किस के बीच, जो आपका डच भाषी हैं और जो आपके फ्रांस भाषी लोग हैं। उसके बाद एचनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। यानी ऐसा समूह, यानी जातीय, एचनिक और जातीय क्या है, जहाँ पर सामाजिक विभाजन जो है वो सब अपनी अपनी संस्कृति को मानते हैं, कोई भी जो है वो दूसरे की संस्कृति को यहाँ पर नहीं मानता है। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर हम अपनी संस्कृति को मान रहे हैं और दूसरों को जो है वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उनको जो है हम पूछ भी नहीं रहे हैं, और ये क्या करता है कि इससे समाज में जो है वो विभाजन होने लगता है, जो सारे समूह हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक जो है हमने बेल्जियम की बात की, अब हम बात करेंगे यहाँ पर श्रीलंका की, जो कि एक और देश है, तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश। यानी श्रीलंका को तो आप सभी जानते होंगे, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़, यानी श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2 करोड़, यानी हरियाणा राज्य की जनसंख्या के बराबर, यानी जितने हमारे राज्य हरियाणा की जनसंख्या है उतनी ही पूरे श्रीलंका की जनसंख्या है। तो आप सोच सकते हैं कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी अधिक है, और जबकि हरियाणा भी हमारे यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश राज्य नहीं है। श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूह का प्रतिशत, यानी श्रीलंका में जैसा अभी हमने देखा कि बेल्जियम में डच भाषी थे, फ्रांस भाषी थे, उसके बाद अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, कौन कौन सी जातीय विविधताएं थी। तो वहाँ पर सिंगली लोग रहते थे जो 74% थे वहाँ पर, यानी पूरी जो जनसंख्या थी उसमें से 74% तो सिंगली लोग हो गए।
तमिल 18%, अब बाकी जो बची उसमें 18% तमिल हो गए। उसके बाद ईसाई 7%, यानी 7% उसमें कौन थे, ईसाई। और बाकी जो 1% बचा उसमें कौन आते थे, मुस्लिम वर्ग के लोग और भी अलग अलग धर्म के लोग आते थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो अधिकतर सिंगली लोग थे वो कौन थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। अधिकतर जो सिंगली थे वो बौद्ध थे। और तमिल की बात की जाए तो तमिलों में सबसे ज़्यादा जो थे वो हिंदू थे और कुछ मुस्लिम भी थे। और उसके बाद जो कुछ तमिल तो वहाँ खुद श्रीलंका के थे और कुछ तमिल भारत से गए थे श्रीलंका के लिए। उसके बाद ईलम, ईलम क्या है आखिर यहाँ, यह तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सरकार, यानी तमिल भाषा में सरकार को क्या कहते हैं, ईलम, यानी तमिल भाषा का ही एक शब्द है ईलम जिसका अर्थ क्या है, सरकार। वहाँ पर जो है तमिल ने अपनी अलग सरकार बनाई इस कारण। और सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी सन 1948 में श्रीलंका को जो है आज़ादी मिली, यानी भारत को सन 1947 में जो थी आज़ादी मिली। और उसके बाद अगले साल ही 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिल गई। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट, सन 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राजा भाषा घोषित किया गया। यानी सन 1956 में क्या हुआ कि सिंगली लोग जो थे वो ज़्यादा थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी भाषा को ही जो है वो राजभाषा घोषित कर दिया और अपनी इच्छाएं जताने लगे। क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो वो चाहते थे उसी पार्टी को जिता देते थे और वो पार्टी जीत के फिर सिंगली लोगों के हितों में ही काम करती थी और जो तमिल थे उनको कोई पूछता ही नहीं था। उसके बाद बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद आपको बता दूं मैं क्या होता है। तो बहुसंख्यकवाद होता है यानी जिस समूह की संख्या ज़्यादा है, जैसे श्रीलंका में सिंगली लोग ज़्यादा थे तो वो बहुसंख्यक हो गए। ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यानी जब हमें ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक यानी जो लोग ज़्यादा संख्या में देश में मौजूद हैं वो अपनी इच्छा चलाएंगे, अपना शासन चलाएंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, वो जो है अपने मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकते हैं। और जो अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है उन लोगों की ज़रूरतों को देखेंगे ही नहीं, उनकी इच्छाओं को देखेंगे ही नहीं, उनकी इच्छाओं की अवहेलना करेंगे और उन्हें जो है वो जो अल्पसंख्यक है वो पिछड़ जाएंगे और जो बहुसंख्यक है वो उभर कर आएंगे। इससे भी बहुसंख्यकवाद बढ़ता है। गृह युद्ध, यानी जब श्रीलंका में ऐसा हुआ कि जो दोनों समूह थे, तमिल भाषी लोग और सिंगली भाषी लोग, इनमें क्या हुआ कि टकराव हो गया था जिसके कारण गृह युद्ध हुआ। जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है, यानी गृह युद्ध क्या होता है कि जो देश के विभिन्न समूह हैं देश के, उनमें आपस में अगर लड़ाई हो जाती है, हिंसा फैल जाती है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ था ऐसा लेकिन हमारी सरकार ने उसे कंट्रोल कर लिया। ऐसा ही वहाँ पर हुआ गृह युद्ध, और जहाँ पर कि क्या हुआ, गृह युद्ध में तब्दील हो गया वो, जहाँ जो उसकी लड़ाई थी श्रीलंका के अंदर की, वो गृह युद्ध में, यानी घर के ही जो आपस में देश के दो समूह आपस में लड़ने लगे। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदारी बन सके, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी जो आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो सत्ता में खुद जा सकें, अगर उनके पास मौके होने चाहिए कि वो सत्ता में जा सके, वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, जो वो चाहते हैं जनता के लिए करना, या फिर वो खुद के लिए जो उन्हें कमी हुई थी उसको आगे नहीं लेना चाहते वो, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो खुद सत्ता में जा सकते हैं और अपनी सत्ता की साझेदारी के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है युक्तिपरक। अब ये युक्तिपरक क्या है, कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो, यानी लोगों को छोड़कर जो भी अगर किसी देश को हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, उसके ऊपर अगर फैसले लिए जाते हैं तो वो युक्तिपरक फैसले कहलाते हैं। उसके बाद सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी सत्ता को जो है वो कैसे क्षैतिज यानी क्षैतिज तौर पर बांटा गया है। तो यहाँ पर सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना, यानी जो सत्ता है उसको वितरण कैसे किया गया है कि हमारे देश में जो है वो सत्ता को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहले आती है विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, वो जो है कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, वो उस कानून को जो है पालन करवाती है। लागू करने के बाद अगर कोई कानून लागू हो गया तो सब कोर्ट में जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके, वहाँ पर जो है वो कानून के तहत फैसला देगा न्यायालय।
सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी जब सत्ता का जो वितरण है वो सरकारिक तौर पर यानी कुछ हिस्सों में, समूहों में हो जाता है। सत्ता को विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य बांटना, यानी हमारे देश में क्या हुआ है कि जो हमारी सत्ता है उसको बहुत सारे जो समूह है उनके बीच में बांटा गया है, जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार आदि। यानी ये तीन मुख्य हैं जिनमें जो है वो सरकार को बांटा गया है। जैसे हमारी केंद्र सरकार जो कि लोकतंत्र के चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत। उसके बाद प्रांतीय सरकार जिसमें जो है वो राज्य आते हैं, हमारे राज्यों की सरकार होती हैं जिन्हें राज्य सरकार भी हम कह सकते हैं। स्थानीय सरकार में हमारे पंचायतें, नगर पालिका, विधायिका, वार्ड ये सब आते हैं, और उसमें जो है जिला ये सब भी आते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है सामुदायिक सरकार, यानी सामुदायिक सरकार क्या है? विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूह द्वारा अपने लिए चुनी गई सरकार, यानी एक ऐसी सरकार जिसको सारे धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे देश में किसी भी प्रकार के लोग हों, सब उसी सरकार को चुने, उसे हम जो है वो सामूहिक सरकार कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका, यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, यानी सब जो है वो एक दूसरे के तहत काम करे, कोई भी जो है ज़्यादा शक्तिशाली या फिर ज़्यादा कमज़ोर ना हो। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, यानी न्यायपालिका जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कौन बनाता है? जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसे कौन करता है नियुक्ति? उसकी कार्यपालिका, यानी जो कार्य को कर रही है। परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी मान लीजिए कार्यपालिका है, तो इसने क्या किया कि न्यायपालिका को बनाया। अब न्यायपालिका क्या करेगी? अगर ये कुछ गलत कानून बनाते हैं या फिर कुछ गलत करते हैं तो वो कार्यपालिका को भी रोक सकती है और वो विधायिका को भी रोक सकती है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? सत्ता, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो गाइस आपके इस चैप्टर में इतना ही है। जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए एकदम अच्छे से। आप जो है इनको पूरी और अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख के समझ लेना अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए हो। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि आपका जो सिलेबस है वो हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।